हेलो बच्चों, लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने SN1 रिएक्शन को डिस्कस किया और SN2 रिएक्शन को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम SN1 और SN2 को कंपेयर कर रहे हैं और उसके बाद में हम एलिमिनेशन रिएक्शन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर डिस्कस किया जाए SN1 कब होता है और SN2 रिएक्शन कब होता है, इसकी आपको एक टेबल यहाँ पर बन जाएगी। तो सबस्ट्रेट की बात की जाए तो सबस्ट्रेट दोनों में क्या होगा, R के साथ लिविंग ग्रुप लगा होगा। R के साथ क्या लगा होगा, L इज टू लिविंग ग्रुप। यहाँ भी L इज टू लिविंग ग्रुप। तो ये जो L जो है वो गुड लिविंग ग्रुप यहाँ पर होना चाहिए। एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तभी क्या हो पाएगा, तभी SN1 और SN2 रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो पाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म आपने पढ़ी, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, R और L के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो R और L के बीच का बॉन्ड डिसोशिएट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब R और L के बीच का बॉन्ड डिसोशिएट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ सबस्ट्रेट वो लिया जाएगा जो इजीली क्या बने, जो स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सके। तो स्टेबल कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के लिए आप जानते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका बनता है, एरोमेटिक। फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, CPM। फिर क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन अगर बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी अगर पॉसिबल है तो होगा। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट भी होगा। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या होगा, लिविंग ग्रुप तो सेम है दोनों में। लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर जो है लिविंग ग्रुप एबिलिटी तो अच्छी होनी चाहिए। अब SN2 रिएक्शन के अंदर आप जानते हैं कि लिविंग ग्रुप तो निकल जाए, लेकिन ये कार्बोकैटायन इजीली मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। इसके कारण न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस के अंदर लिविंग ग्रुप एक साइड से निकलता है और दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ना फॉर्मेशन हो, दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं वो क्या बनेंगे, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट जो बनाते हैं, जो मोर स्टेबल क्या बनाए, ट्रांजिशन स्टेट जो बनाएंगे वो R ग्रुप यहां पर लिए जाएंगे। तो सबसे पहला कौन हो जाएगा, अल्फा हेलो कीटोन। अल्फा हेलो कीटोन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अल्फा हेलो कीटोन के बाद में कौन होगा, तो अल्फा हेलो कीटोन के बाद में आपके पास हो जाएगा CH3X। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड से स्टीरिक हिंड्रेंस जो है नहीं है। तो मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट कब बनेगी, जब बैक साइड से अटैक होगा। इसकी मैकेनिज्म पर आप जाइएगा, यहाँ पर क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म में बैक साइड से अटैक होता है और एक क्या बनती है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बनती है और यहाँ पर एक साइड से लिविंग ग्रुप इजीली निकल जाता है। तो CH3X के बाद में बेंजाइलिक, एलाइलिक, फिर 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री वाला ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है SN1 में, SN1 में इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट है वो क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कोई भी नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए स्टेप कितने स्टेप के अंदर होती है, तो ये होती है 2 स्टेप मैकेनिज्म।
SN1 कैसी होती है? 2 स्टेप मैकेनिज्म, पहले में कार्बोकैटायन बनता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है, इस कारण इसे क्या बोलते हैं? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए यहां पर अगर बात की जाए तो ये कितने स्टेप में होती है? 1 स्टेप मैकेनिज्म है ये, कि कितने स्टेप में होगी? 1 स्टेप मैकेनिज्म है। जो फर्स्ट स्टेप जो है वो ही क्या है? स्लो स्टेप है, और वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। दैट मीन्स यहां पर रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी RL की कंसंट्रेशन पर। आप RX ना लिख के RL ही लिखें यहाँ भी, क्यों? क्योंकि मैं भी यहाँ L शुरू किया है तो L से लिख लेते हैं। RL की कंसंट्रेशन पर एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तीसरा बात की जाए रिएक्टिविटी ऑफ RX। अगर मान लीजिए आपको एल्काइल ग्रुप सेम दे रखा है, ठीक है, तो अगर RX दे रखा है और एल्काइल ग्रुप सेम है, इफ R ग्रुप सेम, इफ R ग्रुप सेम, अगर R ग्रुप जो है वो क्या है? सेम है। तो अगर R ग्रुप सेम है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा RI, फिर RBr, फिर RCl और सबसे कम RF। दैट मीन्स अगर R ग्रुप सेम है तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा। और यही सेम ऑर्डर यहां पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर RBr, RCl एंड RF बहुत ही कम। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। इसके कारण जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे SN1 कहा जाए चाहे SN2 कहा जाए, दोनों ही बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं। अब मान लीजिए अब यहाँ पर R ग्रुप सेम किया जाए तो क्या हो जाएगा? RI, RBr, RCl एंड RF हो जाएगा। चाहे SN1 का ऑर्डर पूछे चाहे आपको SN2 का ऑर्डर पूछे। अब यहाँ पर पूछा जाता है आपसे प्रोडक्ट यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर प्रोडक्ट बनेगा रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर कब बनेगा? अगर मान लीजिए इफ R ग्रुप इज कायरल। अगर ये कायरल ही नहीं हुआ तो रैसमिक मिक्सचर बनने का कोई चांस नहीं है। रैसमिक मिक्सचर क्या होगा? 50% D और 50% L। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स आर कॉल्ड रैसमिक मिक्सचर। अब मान लीजिए यहां भी इफ R इज कायरल तो यहां पर क्या होता है? बैक साइड से अटैक होता है। जब बैक साइड से अटैक होगा तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा जिसे बोला जाएगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और इस इन्वर्जन को बोला जाता है बच्चे वाल्डन इन्वर्जन। तो जहां पर वाल्डन इन्वर्जन का मतलब क्या होगा? जहां पर लिविंग ग्रुप लगा है उसकी बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा। लेकिन इन दोनों कंडीशन के लिए R ग्रुप क्या होना चाहिए? कायरल होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सॉल्वेंट सिस्टम की बात करें तो अगर सॉल्वेंट सिस्टम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाए तो क्या होगा? तो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। और यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर करेंगे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मैं यहां पे लिख देता हूं आपको CH3OH, मीथेनॉल, इथेनॉल
वाटर एटसेट्रा, ये सब क्या हैं, जो पोलर तो होते ही हैं, साथ में क्या करते हैं, H+ को भी डोनेट करते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब ये R+ बन जाएगा, इसको भी कवर कर लेगा और इसको भी, दैट मीन्स इन दोनों को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, जिसके कारण ये RH इजीली कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा और SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कम करेंगे एज कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। या फिर यहाँ बात करें तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो है ये बोला जाता है DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, CH3CN, एसीटोन, ये सब क्या हैं, पोलर तो हैं और ए प्रोटिक हैं। दैट मीन्स ये किसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, ये C+ को तो स्टेबलाइज कर सकते हैं, और लेकिन X- या L- को स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तो SN1 रिएक्शन होगा और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन फेवर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया जाए, कौन सा, ब्रिज हेड पोजीशन पर, ब्रिज हेड पोजीशन पर एल्काइल हैलाइड लिया जाए तो ना तो वो SN1 देता है, क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है, ना ही वो SN2 देगा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्राउडिंग बहुत ही ज्यादा है। तो दैट मीन्स अगर यहां पर बात की जाए SN2 रिएक्शन कौन फेवर करेगा, वो फेवर करेगा जहां पर क्राउडिंग जो है, स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो कम है। स्टीरिक हिंड्रेंस जो है जितनी कम होगी तो उतना ही SN2 रिएक्शन देने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब हम चलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की ओर। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो क्यों होती हैं, तो आपको पता है कि जो भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो क्या हैं, अच्छे बेसिस भी हैं, तो वो अल्फा या बीटा कार्बन से क्या कर सकते हैं, इजीली प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ में क्या हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस भी अपीयर्स हो सकती हैं। दैट मीन एल्काइल हैलाइड जो हैं वो कौन कौन सी रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हम जानते हैं कि जो भी अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो वो अल्फा या बीटा कार्बन से प्रोटॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं, जिसके कारण आपको क्या मिलेंगे, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट या एल्कीन आपको ऑब्टेन होगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर मेनली जो है बीटा एलिमिनेशन आपका पढ़ा जाता है, और बीटा एलिमिनेशन जो है वो E1, E2, E1, CB वो कम से कम 3 लेक्चर में एक्स्ट्रा आपको समझा दिया गया है, उनका पूरा मैटर आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको ब्रीफ के अंदर दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी अगर किसी को डिटेल में दोबारा पढ़ना हो तो आप क्या करिएगा, आप इसको एल्कीन का लेक्चर नंबर 2, 3, 4 आप पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात आएगी, वो एलिमिनेशन रिएक्शन की बात आएगी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहला अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अल्फा एलिमिनेशन मैकेनिज्म का मतलब कि दोनों रिमूविंग जो ग्रुप हैं वो एक ही कार्बन से रिमूव होते हैं, तो उसे बोला जाएगा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कहाँ पे काम आती है, तो वो काम आती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन एंड नाइट्रीन। कार्बिन एंड नाइट्रीन का आपको क्या करना हो, फॉर्मेशन करना हो, तो अल्फा एलिमिनेशन काम में आता है। तो यहां पर आप क्या करिए, जब आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवा देंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या जाएगा, H+ रिमूव होगा, और H+ रिमूव हो जाएगा
तो ये CCl3 माइनस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर CCl3 माइनस जो है उसमें से ये Cl जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण आपके पास क्या मिलेगा, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन आपको ऑब्टेन होगा। जब आपको डाइक्लोरोकार्बिन ऑब्टेन होगा तो ये कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या इलेक्ट्रोफाइल जो है ये डाइक्लोरोकार्बिन है। ये कौन कौन सी मैकेनिज्म में काम आता है, तो आपको पता है ये काम आता है रिमर्टिमन में, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन में काम आता है, कार्बिल एमीन रिएक्शन में, जिसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान में रखना होगा कि डाइक्लोरोकार्बिन जो बन रही है वो किसके कारण बन रही है, वो बन रही है अल्फा एलिमिनेशन के कारण। और अल्फा एलिमिनेशन के कारण जो कार्बिन बन रही है वो कैसी होगी, यहाँ पे आपको लोन पेयर जैसे दिखेंगे, लेकिन ये कैसी है, इलेक्ट्रोफाइल है। और ये कौन कौन सी मैकेनिज्म में बनती है, कौन कौन सी मैकेनिज्म में यूज होती है, तो रिमर्टिमन रिएक्शन में यूज होगी, और कार्बिल एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट जिसको बोला जाता है उसके अंदर भी काम में आएगी। तो यहां पर सेकेंड हम बोल दें फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। तो आप जानते हैं कि अगर आपने ले लिया एन ब्रोमेमाइड, ठीक है, एन ब्रोमेमाइड की अगर आप रिएक्शन करवा देंगे अल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ में, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन ही है, उसके अंदर भी क्या बनती है, आपको एसाइल नाइट्रीन मिलेगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के चला जाएगा, H2O निकल जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, RCON Br और ये माइनस, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन Br लेके यहां से रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण आपको क्या ऑब्टेन होगी, एसाइल नाइट्रीन आपको ऑब्टेन, एसाइल नाइट्रीन आपको ऑब्टेन यहां पर होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अल्फा एलिमिनेशन जो है वो कहां पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं बीटा एलिमिनेशन की ओर। सेकेंड जो हम बात कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन। इस बीटा एलिमिनेशन के 3 लेक्चर बना दिए गए हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो आपको अच्छे से ये चीजें बता दी गई हैं कि ये कितने टाइप का होता है। ये होता है बच्चे E1, E2, E1CB एंड EI। E1 और E2 तो क्या है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन। तीसरा ये क्या है, E1CB कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन, ठीक है। और EI एलिमिनेशन क्या है, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, जो कि जेंथेट्स वगैरह में होता है। तो हम इसको अभी डिस्कस करेंगे E1 एंड E2 को फिर से ब्रीफ के अंदर, और एक टेबल बना देंगे कि कब SN1 होती है, कब SN2 होती है, कब E1 होती है, कब E2 होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन एक छोटी सी जो बात है वो मैं आपको अभी बता देता हूं, क्या कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने लिया अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH 2 काम कर सकता है। एक तो वो न्यूक्लियोफाइल है, वो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कर देगा। दूसरा, अगर आपने क्या किया, जो OH- स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, बीटा एलिमिनेशन से H+ को निकालकर एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो आपको बीटा एलिमिनेशन को बोला जाता है 1-2 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन बोला जाता है, क्योंकि ये विसिनल कार्बन से 2 ग्रुप्स का रिमूवल करता है, ठीक बात है। तीसरा जो है वो है गामा एलिमिनेशन,
गामा एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? गामा एलिमिनेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट और n कार्बन से क्या हो, ग्रुप्स का रिमूवल हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम गामा एलिमिनेशन को एक्सप्लेन अभी कर देते हैं ब्रीफ में, E1 E2 को इसके बाद मिलेंगे। जैसे को कंपाउंड दे दिया जाए और आपको जिंक के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो CH2N और इनके बीच में जो एंड वाले कार्बन एटम्स हैं CH2 इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन्हें बोला जाता है गामा एलिमिनेशन। दैट मीन्स ग्रुप का रिमूवल कहां से हो रहा है, वन और एंड पोजीशन से, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन से हो रहा है, तो इसे बोला जाता है गामा एलिमिनेशन। जो आपके काम का है वो है बच्चे बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो हम इसके अंदर बीटा एलिमिनेशन में झट से करते हैं E1 E2 एंड E1 CB मैकेनिज्म को। तो बच्चे हम यहां पर पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस को। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं उसमें फर्स्ट पार्ट जो है E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म होने के लिए क्या होगा, देखना बच्चे, यहां पर आपके पास H दिया जाएगा और यहां पर क्या दिया जाएगा, लिविंग ग्रुप। तो यहां पर L बराबर मैं ये लिख देता हूं, गुड लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप यहां से हो, और साथ में यहां पर मैं दे दूं H2O। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, बीटा से H का रिमूवल यहां से वो नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। सबसे पहले यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और जब भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो रीअरेंजमेंट की अगर पॉसिबिलिटी है तो वो भी हो जाएगा। अब देखो यहां पर दो तरीके की बातें होगी। आपने दिया है H2O, ठीक है, तो H2O में से यहां पर पहला तो हो सकता है ये इसके ऊपर जाकर अटैच हो जाए। अगर आपको यहां से अटैच हो जाए, ये कब होगा, लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर होगा तो यहां पर कैसा होगा बच्चे, यहां पर ये क्या है, OH आकर जुड़ जाएगा रीअरेंज कार्बोकैटायन पर। ठीक बात है, रीअरेंज जो कार्बोकैटायन है उस पर क्या जुड़ जाएगा, OH माइनस। तो यहां पर तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, पहले H2O जुड़ जाएगा और H प्लस निकल जाएगा। तो यहां पर तो क्या हो गया, OH माइनस ने लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर दिया। दैट मीन्स इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक बात है, उसको क्या बोला जाएगा बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाएगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन सी मैकेनिज्म होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो पहले कार्बोकैटायन बन रहा है तो पहचान जाओ कैसी रिएक्शन होगी, SN1 मैकेनिज्म होगी। दैट मींस अगर आपने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया और यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो आपने अभी जो बनाया था SN1 वाला प्रोडक्ट आप बना देंगे। दैट मींस लो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री से क्या कर दिया जाए, कम रखा जाए रूम टेम्परेचर पर, या जनरली वो जो है 10-20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख दिया जाता है। अब वो ये बोल देता है 50 भी नहीं, आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो कैसी हो रही है, SN1 रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर दे दिया हाई टेम्परेचर, दैट मींस टेम्परेचर को कर दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, दैट मींस 55 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर को कर दिया है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये कार्बोकैटायन बना है, अब ये जो कार्बोकैटायन है पहले क्या होता है SN1 में, देखना SN1 में क्या होता है कि ये लिविंग ग्रुप यहां से निकलता है, कार्बोकैटायन बनता है। अब टेम्परेचर ज्यादा है नहीं, AC में बैठा है ये, ठीक है, ये कहां बैठा है, AC में बैठा है, तो ये क्या करेगा, H2O का वेट करेगा कि H2O आएगा, H2O आके यहां पर
H जुड़ जाएगा और H प्लस के निकलने से OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो दैट मीन्स ऐसी मैकेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, न्यूक्लियोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दैट मीन्स इसे बोला जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब कब होगा, जब वो एसी में बैठा होगा या टेम्परेचर जो है कम होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर लिविंग ग्रुप तो चला गया इसको छोड़कर कि तुम तो स्टेबल हो जाओगे, उसने रीअरेंज कार्बोकैटायन भी बना लिया, ठीक है, वो भी स्टेबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, गर्मी इसको ज़्यादा लग रही है, अगर हाई टेम्परेचर है तो ये तो हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा कार्बन, यहाँ से क्या होगा H प्लस निकल जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेंगे। तो इस मैकेनिज्म में क्या आपको ऑब्टेन होगी, एल्कीन ऑब्टेन होगी। तो इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाएगा, बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन में भी क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन के बन रहा है। तो इस मैकेनिज्म को बोला जाता है E1 मैकेनिज्म। ये चीज समझ में आई आपके कि E1 और SN1 में क्या फर्क है। तो E1 और SN1 में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फर्क है, ठीक बात है। अगर लो टेम्परेचर लिया तो SN1, हाई टेम्परेचर लिया तो SN2, और कोई फर्क नहीं है, वही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वही 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, सब कुछ वही, सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क है, टेम्परेचर का। अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो वो H2O का वेट यहाँ पर नहीं करेगा और इजीली H प्लस को निकाल देगा, ठीक है। तो एल्कीन का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसे बोलते हैं E1 मैकेनिज्म। तो E1 मैकेनिज्म में भी पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा और हाई टेम्परेचर पर वो क्या करेगा, रीअरेंज कार्बोकैटायन में से H प्लस को निकाल फेंकेगा, जिसके कारण हमें एल्कीन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। दैट मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं यहां पर। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं E1 मैकेनिज्म के लिए कि अगर आपको CH3 टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको दे दिया गया है, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको यहां पर दे दिया गया है और साथ में आपको दे दिया गया है H2O एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप क्या करेंगे देखना, अब आप सबसे पहले तो इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, आपके पास ऑब्टेन होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब ये जो कार्बोकैटायन बनेगा आपके पास क्या मिलेगा, ये जो कार्बोकैटायन आपको मिला इस पर कौन अटैक कर जाएगा, H2O अटैक कर जाएगा और बाद में H प्लस निकल जाएगा। दैट मीन्स जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा, ठीक बात है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे कि अगर आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपने दे दिया, तो आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये वाला प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो रहा है, ठीक बात है। दूसरा आपको मैंने ये कह दिया कि H2O एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, SN1 मैकेनिज्म। समझ में आया। अब देखो यहां पर आप 55 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं, हीट कर रखा है खूब, दुबई में बैठा दिया इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं वो, आप 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना दिया। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन जब आपने बनाया तो यहां पर H2O तो कब आएगा, ये क्या करेगा, ये तो अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन से H प्लस को यहां से रिमूव कर देगा। दैट मीन्स यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, एल्कीन ऑब्टेन होगी। तो ये मैकेनिज्म क्यों हुई है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था,
ठीक है। दैट मीन्स E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म दोनों की दोनों सबसे पहले तो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर, सेकंड वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अगर SN1 में भी क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, कार्बोकैटायन स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, कार्बोकैटायन स्टेबल बनना चाहिए, और E1 मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा, इजीली यहां से टेम्परेचर ज्यादा होगा तो E1 और नहीं तो SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको E1 मैकेनिज्म को स्टडी करना हो, E1 मैकेनिज्म, तो ये भी किस में होगी, 2 स्टेप मैकेनिज्म होगी। कैसी होगी, 2 स्टेप मैकेनिज्म होगी। और 2 स्टेप मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, सबसे पहला जो स्टेप है हम पढ़ रहे हैं, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट सेम SN1 वाला ही है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन है वो स्टेप 1 है। देखिए आपको दे दिया मैंने Cl, ठीक है। तो यहां पर जो है स्लो या रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, उसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप हो, यानी E1 रिएक्शन के लिए आपको क्या होना चाहिए, E1 रिएक्शन के लिए आपके पास जो RL जो है लिविंग ग्रुप तो अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। E1 रिएक्शन के लिए आपको वही सेम SN1 के अंदर जो चाहिए, दैट मीन्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर जो स्लो या रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो क्या कह रहा है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Rx की कंसंट्रेशन पर। इस कारण इसको भी क्या बोलते हैं, जो रेट जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करती है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो E1 रिएक्शन की रेट जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखना बच्चे, यहां पर जब ये कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन, तो यहां पर जो ये कार्बोकैटायन बन रहा है, स्टेप सेकंड में क्या होता था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता था SN1 में। यहां पर क्या होगा, यहां पर स्टेप सेकंड में रिमूवल ऑफ बीटा H, ठीक बात है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन बना, और अब जो ये कार्बोकैटायन बना है आपके पास, ये जो कार्बोकैटायन बना है इसमें ये तो रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, यहां से क्या होगा, इजीली ये प्रोटॉन निकल जाएगा, जिसके कारण आपके पास क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है वो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और ये कब होगा, E1 मैकेनिज्म के लिए हाई टेम्परेचर आपको देना होगा, ठीक है। और सॉल्वेंट यहां पर क्या लिया जाएगा, तो सॉल्वेंट आपके पास यहां लिया जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। तो ये जो है हाई टेम्परेचर ये आपको यहां देना होगा। हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम E1 मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम करते हैं E2 मैकेनिज्म। दैट मीन्स बच्चों, E1 मैकेनिज्म के अंदर जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वही SN1 में होता है। तो E1 रिएक्शन वही फास्ट देंगे जो
SN1 रिएक्शन फास्ट देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं E2 मैकेनिज्म की, ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है। यहाँ पर E2 मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कैसे कि आपके पास यहाँ पर है लीविंग ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर है H। आपने क्या दिया, स्ट्रॉन्ग बेस दिया, स्ट्रॉन्ग बेस दिया, जो कि क्या है, अल्कोहलिक KOH दे दिया आपने, ठीक है। अल्कोहलिक KOH क्या होता है, मैं यहाँ साइड में आपको बता देता हूँ। अल्कोहलिक KOH जो होता है C2H5OH और KOH, है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बनेगा C2H5O-। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या करेगा, ये अब तक क्या हो रहा था, यहां पर देखिएगा E2 मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहली बात तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहां पर जो ये लिविंग ग्रुप है, दोबारा बात करते हैं कि E2 मैकेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, बीटा पोजीशन पर क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। ये जो लिविंग ग्रुप है वो गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या कर सकता है, ये चाहता है कि कोई यहां से मुझे निकाल दे, ठीक है। यहाँ पर ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन जो है वो इतना स्टेबल ना बने, ऐसी कंडीशन हो, या फिर ऐसा हो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस हो। ये तो लिविंग ग्रुप तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ में क्या बन रहा था, हमने स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस को कोई मतलब नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस करने आता है प्रोटॉन निकालने। कहां से, ये कह रहा है ये तो हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से वो क्या करेगा, H+ को निकाल देगा, ठीक है। जब H+ को यहां से निकाल दिया तो आपके पास क्या ऑब्टेन हुआ बच्चे, आपके पास यहां पर ऑब्टेन हुआ C-, ठीक है। जब यहां से बीटा कार्बन से वो क्या करेगा, H+ को निकालेगा, उसी कंडीशन में क्या होगा, ये यहां आएगा और ये लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाएगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एंड H जो है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म में हो रहे हैं। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, दोनों एक साथ जा रहे हैं, ये इधर से जा रहा है वो उधर से जा रहा है। इस कारण आपको क्या ऑब्टेन होगा बच्चे, इस कारण आपको यहां पर एल्कीन ऑब्टेन होगी। तो इसे बोला जाता है E2 मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म में कोई कार्ब एनाइन नहीं बन रहा है। यहां पर मैं उसमें भी बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनाइन। ना तो कहीं कार्बोकैटायन बनेगा, ना ही कहीं कार्ब एनाइन बनेगा। तो हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर, लिविंग ग्रुप एंड H जो है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म में निकलेंगे, यानी कि एक साथ निकलेंगे दोनों। ऐसा नहीं पहले ये जाएगा या ये जाएगा, पहले ये जाता तो प्लस आता, जिसको हम बोलते E1 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म में दोनों क्या जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो यहां पर बात आती है, जब दोनों कंसर्टेड मैकेनिज्म में जा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं H एंड लिविंग ग्रुप should be present at anti-periplanar position, ठीक है ना। तो एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पर ये यहां से निकल जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसकी प्रेजेंस में ही E2 मैकेनिज्म होगा, और ना तो कहीं
कार्ब एनाइन बनेगा, ना ही कहीं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो दैट मीन्स E2 जो मैकेनिज्म है उसके अंदर डायरेक्ट जो है बीटा एलिमिनेशन होगा। ये तो अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। दैट मीन्स आपको मैं इस तरीके से वापस ये बोल देता हूं कि अगर मैंने CH3 Br ले लिया, ठीक है, यहां पर मैं ये बोल देता हूं कि H2O एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, लो टेम्परेचर और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पहले क्या मिलेगा, कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो पहले कार्बोकैटायन बनेगा, और आपने लो टेम्परेचर है तो H2O क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां पर बिहेव करके टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना देगा, जिसको हम बोलेंगे SN1 मैकेनिज्म। ठीक बात है। अगर आपने यहां पर H2O के साथ ही टेम्परेचर बढ़ा दिया 50 क्यों यार, 65 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया है ना, थोड़ा तो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो अब क्या होगा, फिर से कार्बोकैटायन बना। अब क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन, पहले कार्बोकैटायन बन जाएगा यहाँ, और अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, जिसके कारण आपको क्या मिलेगा, ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से निकलने से ये निकल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एल्कीन ऑब्टेन होगी, जिसको बोला जाएगा E1 मैकेनिज्म। समझ में आ गई बात। अब बात आती है E2 मैकेनिज्म की। तो E2 मैकेनिज्म कब होगा, E2 मैकेनिज्म होगा बच्चे यहां पर देखना कि अगर मान लीजिए यहां पर ही इसको मैं CH2H लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस, अगर OH माइनस मैंने ले लिया, अल्कोहलिक KOH ले लिया है ना, तो अल्कोहलिक KOH लिया तो मैं ये कह देता हूं अल्कोहलिक KOH या C2H5ONA ले लिया, ठीक बात है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, सबसे पहले यहीं से प्रोटॉन निकालेगा, और प्रोटॉन के निकलते ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये दोनों यहाँ। समझ में आई बात कि प्रोटॉन निकला यहाँ से, तो प्रोटॉन निकला, और प्रोटॉन के निकलते ही लिविंग ग्रुप भी दोनों एक साथ निकले हैं, ठीक है। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म होने के कारण यहाँ पर आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, E1 वाला ही यहां पर मिल जाएगा, तो E2 मैकेनिज्म इसको बोला जाएगा। तो इसको प्रोडक्ट तो सेम था, फिर इसको E1 और इसको E2 नाम क्यों दिया, क्योंकि यहां पर दोनों में फर्क है बेटा। क्या फर्क है कि यहां तो बेस वीक था, बेस वीक था तो पहले क्या बना, पहले तो यहां पर E1 में पहले तो Br गया, कार्बोकैटायन बना, फिर ये निकला। ये इतना लंबा प्रोसेस हो रहा है कि इसमें E1 मैकेनिज्म में, जबकि E2 मैकेनिज्म में क्या है, ये इधर से पहले प्रोटॉन निकला, ये दोनों आए और ये यहां से निकल गया। ये पूरा प्रोसेस एक साथ हो रहा है, कंसर्टेड मैकेनिज्म में हो रहा है, एंटी पेरिप्लेनर से जा रहा है। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, E2 मैकेनिज्म से एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगी। तो E1 और E2 की अगर बात की जाए, तो अगर E1 और E2 की बात की जाए तो यहां पर E1 का ऑर्डर, SN1 का ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। किसमें, SN1 मैकेनिज्म में, ठीक है। जबकि E1 मैकेनिज्म में क्या है, E1 मैकेनिज्म में भी ये 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये दोनों डिपेंड करते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। अब देखना, अगर SN2 करता हूं तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है ना, लेकिन E2 मैकेनिज्म की अगर आप बात करेंगे तो वो देखेगा कि बीटा H जितने ज्यादा होंगे उतना ही तो ज्यादा एलिमिनेशन होगा। दैट मीन्स E2 मैकेनिज्म भी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री वाला आंसर हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। ये सब क्या है, 3 to 1, कौन सा, सिर्फ और सिर्फ एक SN2 है जिसमें ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इन चारों को मैकेनिज्म को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, जरूर देखिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।